अब सुनिए आगे। ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है इस आदमी के साथ बैठने का। अगर कोई सीट खाली नहीं है तो मैं खड़े होकर जाऊंगी। शिवानी खड़ी हो चुकी थी और वीरेंद्र से दूर जाना चाह रही थी। शिवानी ने नखरे दिखाते हुए कहा, लेकिन वीरेंद्र इस बात पर मुस्कुराने लगा। तभी शिवानी ने अपना दुपट्टा संभाला और वो बस में ड्राइवर की सीट के बगल वाले हिस्से में जाकर खड़ी हो गई। शिवानी इतनी नकचढ़ी हो रही थी कि वीरेंद्र की ओर देख भी नहीं रही थी और अपना चेहरा दूसरी तरफ करके खड़ी हो गई। अरे मैडम जी, सफर काफी लंबा है, कब तक खड़े रहोगे? अब ऐसी भी क्या नाराजगी? कंडक्टर ने उसे मनाते हुए कहा, तुमसे मतलब? तुम्हारे सिर पर तो नहीं खड़ी हुई हूं ना, बस के अंदर खड़ी हूं। अब मेरे पैर टूटे या मेरी तबीयत खराब हो या मुझे कमजोरी के मारे चक्कर ही क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं इस आदमी के साथ बैठकर नहीं जाऊंगी। शिवानी वीरेंद्र को सुनाते हुए बोली। यह सुनकर वीरेंद्र नीचे ही नीचे हंसने लगा और उसने भी शिवानी को कोई भाव नहीं दिया। अच्छा बेटा, मुझे नखरे दिखा रही है, देखता हूं मैं भी कब तक नखरे दिखाएगी। कुछ देर थकने के बाद बैठेगी तो मेरे पास ही ना। वीरेंद्र ने स्माइल करते हुए अपने आप से कहा। तभी शिवानी भी अपने मन में बोलने लगी, कितना बदतमीज है, इसको पता है कि मैं पहले ही कितना पैदल चलकर आई हूं, लेकिन फिर भी मुझे बैठने को नहीं बोल रहा। लगभग 1 घंटा बीत चुका था। शिवानी अभी भी खड़े होकर ही सफर कर रही थी। हे भगवान, इस आदमी का दिल पत्थर का बना हुआ है क्या? मैं कब से खड़े होकर जा रही हूँ और इसे इतना भी ख्याल नहीं है कि मुझे बैठने को बोल दे। मेरी ही गलती है जो एक सन्यासी से जेंटलमैन वाली बिहेवियर की उम्मीद कर रही हूँ। एक तरफ शिवानी की हालत खराब हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र खिड़की के बाहर के नजारों का लुत्फ उठा रहा था। अचानक तभी बस चलते चलते रुक गई। सब लोग यहाँ पर उतरकर कुछ चाय नाश्ता कर लो, बस आधे घंटे के बाद चलेगी, कंडक्टर ने सबसे कहा। अचानक तभी शिवानी की जान में जान आई। चलो शुक्र है बस तो रुकी। यहाँ पर एक बार सब बस से उतर जाएं, उसके बाद मैं आराम से आधे घंटे के लिए बैठकर आराम करूंगी। वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र शिवानी को टेढ़ी नजरों से देख रहा था। 1 घंटे से खड़ी हुई है, अब तो इसकी अकल ठिकाने पर आ गई हो। अब तो इसको मेरे साथ बैठकर ही जाना पड़ेगा। सभी लोग बस से उतरने लगे, पर वीरेंद्र जब शिवानी के आगे से गुजरा तो शिवानी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो अपना चेहरा टेढ़ा करके खड़ी हो गई। यस, फाइनली सब बस से उतर गए। मैं आराम से थोड़ी देर बैठकर आराम करूंगी, शिवानी ने इतना कहा और इस खाली बस में वो वीरेंद्र के बगल वाली सीट पर जाकर एक बार फिर से आराम से बैठ गई। वो आंखें बंद करके रिलैक्स करने लगी। अरे, तुम यहाँ बैठ गई, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम एक पल के लिए भी सीट पर नहीं बैठोगी। अचानक तभी वीरेंद्र वहां पर आ गया। शिवानी उछल पड़ी और वीरेंद्र को देखते हुए बोली, तुम वापस क्यों आ गए? तुम्हें तो कुछ खाना पीना था ना? तभी वीरेंद्र मुस्कुराने लगा और बोला, हाँ खाना तो था, लेकिन मैं अपने पैसे बैग में ही भूल गया और तुम्हें यहाँ पर बैठा देखकर एकदम से चौंक गया। मुझे लगा कि झांसी की रानी अपने शब्दों की बहुत पक्की है, लेकिन ये क्या, झांसी की रानी तो अकेले में बैठकर आराम फरमा रही है। वीरेंद्र शिवानी की टांग खींचने लगा। शिवानी की चोरी पकड़ी गई थी, इसीलिए वो बात को पलटते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बैठकर बस सीट के नीचे से सैंडल निकाल रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई, मिल ही नहीं रही है। शिवानी सैंडल ढूंढने का नाटक करने लगी। तभी वीरेंद्र की हंसी छूट गई और वो बोला, ठीक है, ढूंढो, अकेले बैठकर ढूंढो। ठीक है। वीरेंद्र ने अपने बैग के अंदर से पैसे लिए और वो वापस बस से उतरने लगा। तभी शिवानी को बुरा लगने लगा और वो उसे रोकते हुए बोली, सुनो, रुको। वीरेंद्र फौरन रुक गया और पलटकर शिवानी की ओर देखने लगा। शिवानी सीट पर से उठकर उसके पास आई और बोली, तुम्हें पता है कि खड़े होकर जाने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, उसके बाद भी तुमने मुझे बैठने के लिए क्यों नहीं बोला? तभी वीरेंद्र इधर उधर देखते हुए बोला, मुझे लगा कि तुम्हारा मूड खराब है और तुम सच में मेरे साथ नहीं बैठना चाहती,
इसलिए मैंने तुम्हें ऑफर नहीं किया। शिवानी वीरेंद्र को लुक देने लगी और उसके बाद बस के बाहर देखते हुए बोली, मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब क्या चाय पीकर थोड़ा ठीक हो जाएगा? तभी वीरेंद्र ने चाय की टपरी की तरफ देखते हुए कहा, दर्द का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, अगर अच्छी चाय मिल जाए तो इंसान का मूड जरूर ठीक हो जाता है। इस बात पर शिवानी ने हल्के से मुस्कुरा दिया और कहा, तो फिर देख क्या रहे हो, मुझे लेकर चलो ना उस टपरी पर। तभी वीरेंद्र हंसने लगा और बोला, ठीक है, चलिए मोहतरमा। शिवानी ने भी अब मुस्कुरा दिया और वो दोनों साथ में चाय पीने के लिए चले गए। बस के दोबारा चलते ही अपना गुस्सा थूककर शिवानी फिर से वीरेंद्र के साथ बैठ गई। वहीं वीरेंद्र को एक बार फिर से वो लड़की याद आ गई जिसे वीरेंद्र के अलावा और किसी ने देखा ही नहीं था इस बस में। वीरेंद्र एक बार फिर उसी जादुई किताब के बारे में अपने फोन पर खोज करने लगता है, जो किताब उसने उस लड़की के पास देखी थी। किताब के बारे में पढ़ते वक्त वीरेंद्र के चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत ही गंभीर हो गए। तभी शिवानी ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ, क्या पढ़ रहे हो? नहीं, ऐसे ही बस एक किताब के बारे में पढ़ रहा था। तभी वीरेंद्र एकदम चौंक कर बोला, अच्छा, बुक के बारे में? तुम्हें किताबें पढ़ना अच्छा लगता है? मुझे भी बहुत पसंद है, दिखाओ कौन सी किताब है? तभी वीरेंद्र थोड़ा एम्बैरेस हो गया और बोला, नहीं, ये थोड़ी सी अलग सी बुक है। तभी शिवानी ने उसके हाथ से फोन छीन लिया। जब उसने उस जादुई किताब के बारे में देखा तो वो एकदम हैरान हो गई, अरे ये तो कोई मैजिक की बुक लग रही है। तभी वीरेंद्र ने इधर उधर देखते हुए कहा, हाँ, मैंने इसके बारे में एक जगह लिखा हुआ देखा था, तो सोचा कि थोड़ा सा और जान लूं। तभी शिवानी गौर से वीरेंद्र को देखने लगी और बोली, सच सच बताओ वीरेंद्र, कहीं तुम कोई काला जादू करने वाले जादूगर तो नहीं हो? क्या तुम मेरे ऊपर भी जादू कर दोगे? मुझे वश में करके अपना बना लोगे क्या? शिवानी ने यह बात बड़े ही नशीले अंदाज में बोली थी। वीरेंद्र एक पल के लिए उसको देखता ही रह गया और फिर झेपते हुए बोला, नहीं शिवानी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्यों करूंगा तुम्हारे साथ ऐसा? मैं तो एक सीधा सच्चा सन्यासी हूं, मैं इन सब चीजों में नहीं पड़ता। तभी अचानक शिवानी की हंसी छूट गई और वो वीरेंद्र का मजाक बनाते हुए बोली, मजाक कर रही हूं, शक्ल तो देखो अपनी जरा। शिवानी पेट पकड़ पकड़ कर हंस रही थी। वीरेंद्र की बेइज्जती हो गई थी। इस बात का एहसास होने के बाद उसका मुंह बन गया और वो खिड़की की तरफ अपना चेहरा करके बैठ गया। एग्जैक्टली इसी पल में बस का कंडक्टर उन दोनों को पैनी निगाहों से देख रहा था, जैसे कि वो उन दोनों के ऊपर नजर रख रहा। तभी कंडक्टर का फोन बजा और वो फोन उठाते हुए बोला, जी सर, बताइए। कॉल की दूसरी तरफ कोई और नहीं बल्कि पंडित श्रवण था। सर के बच्चे जो काम दिया था वो अभी तक किया या नहीं? पर कंडक्टर बोला, अरे सर, हमारा स्पॉट तो आने दीजिए, तभी करेंगे ना, अभी कैसे कर सकते हैं? कंडक्टर की बात सुनकर श्रवण ने कहा, अच्छा, मुझे ये बताओ, वो इस वक्त क्या कर रहा है और तुमने उसके ऊपर नजर रखी है या नहीं? तभी कंडक्टर ने फिर से वीरेंद्र को देखा, अरे सर, मेरी चील जैसी नजरें उसके ऊपर ही हैं, किसी लड़की के साथ बैठा हुआ है, लगता है दोनों आपस में दोस्त हैं, बड़े हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। तभी श्रवण ने टेढ़ा मुंह बनाते हुए कहा, मुझे तो पहले से ही पता था, सन्यासी होने के नाम पर वो एक नंबर का झूठा धोखेबाज है। ए कंडक्टर सुनो, मैं तुम्हें पहले ही एडवांस पैसे दे चुका हूँ, बाकी के पैसे काम होने के बाद दूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दिया या फिर काम करने में कोई भी गलती करी तो मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी करके रख दूंगा। तू जानता नहीं है कि मेरा कॉन्टैक्ट कहाँ कहाँ तक है। तभी कंडक्टर हंसते हुए बोला, अरे सर, इतना गुस्सा क्यों करते हो, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आप भी तो सन्यासी हो ना, थोड़ा संभालो खुद को। देखिए, मैंने आपसे वादा किया है, आपका काम हो जाएगा तो हो जाएगा। मैंने ड्राइवर को भी सब कुछ समझा दिया है, किसी गलती की गुंजाइश ही नहीं है, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए और मुझ पर आपके पैसे बिल्कुल वसूल होंगे, ठीक है? यह सुनकर श्रवण ने फौरन कॉल कट कर दिया। उसके सामने गांव का मुखिया भी बैठा हुआ था। क्या हुआ, क्या बोला तुम्हारे आदमी ने? मुखिया ने पूछा। पता नहीं, कुछ समझ नहीं यार, अभी तक उसने काम को अंजाम ही नहीं दिया है, पता नहीं वो काम पूरा कर पाएगा या नहीं। अगर वो नहीं कर पाया ना तो इस वीरेंद्र का मैं खुद गला घोंट दूंगा। इस बात पर मुखिया हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं पंडित, तुम ध्यान दो अपने काम पर और थोड़ा अपने गुरुओं से भी कहो कि वो हमारी मदद करें इस जाहिल को इस गांव से निकालने में। तभी श्रवण ने एक आह भरकर कहा, वीरेंद्र को शौक है ना हमारे रास्ते में बार बार आ जाने का, लेकिन इस बार उसकी पूरी जिंदगी की दिशा में बदल कर रख दूंगा। तभी मुखिया ने अपनी मूंछ को ताव देते हुए कहा,
तुम घबराओ मत, देवकी नंद कभी इतनी कच्ची गोटियां नहीं खेलता। मैंने कुछ सोच समझ कर ही तुम्हें आइडिया दिया था, इसलिए तुम आम खाओ और ये पेड़ मत गिनो। शिवानी वीरेंद्र से बातें करते करते थक गई, इसलिए उसकी आंखें कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। शिवानी को सोता देखकर वीरेंद्र को बहुत अच्छा लग रहा था। उसके माथे पर एक छोटी सी बिंदी बहुत प्यारी लग रही थी। हवा की वजह से उसकी लटें बार बार उसके चेहरे पर आ रही थी। भले ही सन्यासी बनने के बाद वीरेंद्र काफी सख्त पड़ गया था, लेकिन शिवानी के साथ रहने से उसका एक अलग ही रूप दिखाई देने लगा था। वीरेंद्र ने अपने आसपास अच्छे से देखा। ज्यादातर लोग सो रहे थे या फिर अपने अपने कामों में लगे हुए थे। कोई फोन चला रहा था तो कोई बुक पढ़ रहा था। तभी मौका देखकर वीरेंद्र ने अपने हाथ से शिवानी के चेहरे पर से लट हटाकर उसके कान के पीछे कर दी। ऐसा करने से शिवानी की नींद थोड़ी सी खराब हो गई। वीरेंद्र एकदम से झेप गया और फौरन उसने अपना हाथ नीचे करके खिड़की से बाहर देखने की एक्टिंग करने लगा। शिवानी की आंख खुल गई। वो अपनी आंखें मसलते हुए बोली, क्या हुआ, कितना रास्ता कवर हो गया, हम मेरे गांव पहुंच गए क्या? शिवानी अभी भी नींद में थी। तभी वीरेंद्र ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, नहीं अभी तो नहीं, अभी भी काफी टाइम है। तुम्हारे गांव तो हम सुबह ही पहुंच पाएंगे, तुम दोबारा सो जाओ। तभी शिवानी इस बात पर अपना सिर हिलाने लगी और वापस अपनी आंखें बंद करके बैठ गई। उसकी गर्दन बार बार हिल रही थी और वीरेंद्र को यह लग रहा था कि कहीं शिवानी का सर उसके कंधे पर आकर तो नहीं रुकेगा, और अगर ऐसा हुआ तो वीरेंद्र आखिर क्या करेगा। अचानक तभी वीरेंद्र के सिर में दर्द होने लगा। ये दर्द बिल्कुल वैसा ही था जैसे वीरेंद्र को कोई दुर्घटना होने पर महसूस होता था, जब उसकी दिव्य दृष्टि से वो आगे आने वाले पलों को देख पाता था। ऐसा होते ही वीरेंद्र अपना सिर पकड़कर बैठ गया और नियम अनुसार उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इसी पल बस भी बहुत तेज स्पीड में चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ड्राइवर ने ब्रेक्स का कंट्रोल खो दिया। सभी यात्री एकदम से नींद से जाग गए और अपने अपने काम छोड़कर ड्राइवर और रास्ते की तरफ देखने लगे। सबकी सांसें थोड़ी खिंच गई थी। वीरेंद्र, अब क्या होगा? क्या हम सब मर जाएंगे? मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहती, शिवानी घबराकर वीरेंद्र से बोली। पर वीरेंद्र आखिर आंखें बंद करके क्या देख पा रहा था? क्या होने वाला था वीरेंद्र की बस के साथ? क्या इस दुर्घटना से वीरेंद्र सबको बचा लेगा या फिर अनहोनी में उसको किसी अपने को खोना पड़ेगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। बस में बैठकर वीरेंद्र का सिर दर्द के मारे फटा जा रहा था। ये दर्द बिल्कुल वैसा ही था जब वीरेंद्र को किसी बुरी घड़ी के होने का आभास होने वाला होता है। वीरेंद्र के कान सुन्न पड़ने लगे और उसे अपने दिमाग में कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। वीरेंद्र, अब क्या होगा? क्या यही हमारी कहानी का अंत है? मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगी। वीरेंद्र, मैं मरना नहीं चाहती, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। वीरेंद्र, वादा करो, अगर इस जिंदगी में नहीं तो अगले जन्म में हमारी कहानी जरूर पूरी होगी। इस आवाज के साथ साथ बैकग्राउंड में वीरेंद्र को कुछ चीखने चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। बचाओ, हमें बचाओ, मेरे घर पर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके सिर पर से मां का साया उठ जाएगा। इससे पहले कि वीरेंद्र आगे का दृश्य देख पाता, अचानक शिवानी ने उसे हिला दिया। वीरेंद्र, वीरेंद्र, वीरेंद्र फौरन होश में आया। उसके सिर का दर्द भी थोड़ा हल्का हो गया था। तभी उसने देखा कि बस के अंदर का माहौल भी हल्का हो गया था। बस वाले ने बीच में कुछ खराब रास्तों पर बहुत ही तेज गाड़ी चलाई थी, लेकिन अब रास्ता एक बार फिर से बेहतर हो गया था। शिवानी भी अब घबराई हुई नहीं थी, लेकिन फिर भी वो एक अजीब सा चेहरा बनाकर वीरेंद्र को देख रही थी। मुझे बहुत सर्दी लग रही है, क्या तुम मेरे बैग के अंदर से मेरी शॉल निकाल कर दे दोगे? वीरेंद्र बहराया हुआ सा था। तभी उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ मैं देता हूँ। वीरेंद्र अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और उसने शिवानी के बैग के अंदर से उसकी शॉल निकाल ली। मुझ पर ये शॉल उड़ा दो प्लीज, बहुत बहुत ठंड लग रही है। शिवानी नींद में ही बोल रही थी। तभी वीरेंद्र ने उसकी शॉल खोली और प्यार से उसके ऊपर डाल दी। अगले ही पल शिवानी फिर से गहरी नींद में सो गई। एक पल के लिए उसको निहारने के बाद वीरेंद्र दोबारा उसके पास बैठ गया। तभी शिवानी ने नींद में वीरेंद्र की बाजू पकड़ ली और उसके ऊपर अपना सिर रखकर सो गई। वीरेंद्र एकदम अनकंफर्टेबल हो गया, लेकिन वो शिवानी की नींद खराब नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने शिवानी का सिर अपने कंधे पर ही रहने दिया। बस की खिड़की से तेज हवा आ रही थी, जिस वजह से शिवानी की लटें बार बार उसकी आंखों पर आ रही थी। वीरेंद्र ने हिम्मत जुटाकर अपने हाथों से ही उसकी लटों को कान के पीछे लगा दिया, लेकिन फिर भी हवा के आने से लटें बार बार उसकी आंखों पर आ रही थी। अरे यार, क्या करूं अब मैं? तभी वीरेंद्र को खिड़की बंद करने का ख्याल आया, लेकिन वीरेंद्र ने जैसे ही थोड़ी सी हिलने की कोशिश की, शिवानी गुलगुलाने लगी।
अगर मैं और ज्यादा उठा तो इसकी नींद खराब हो जाएगी। इसीलिए वीरेंद्र वैसे का वैसा ही बैठा रहा। वो भी अपना सिर सीट से लगाकर बैठ गया और बस की छत को देखते हुए सोचने लगा, क्या मैं शिवानी के लिए कुछ फील करने लगा हूँ? जिसको मैं अनिल और सबके सामने सिर्फ अपना दोस्त बताता हूँ, उसके बारे में मुझे ऐसा फील हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है, मैं दूसरों से झूठ बोल रहा हूँ या खुद से। शिवानी के चेहरे को अपने कंधे पर रखकर सहलाते हुए वीरेंद्र मन ही मन सोच रहा था। बगल में बैठी शिवानी के मन में भी बार बार यही ख्याल आ रहा था। वो सोई नहीं थी, वो तो पैदल चलने और बस में खड़े रहने की वजह से थक गई थी। इसीलिए वीरेंद्र के कंधे पर अपना सिर रखकर सिर्फ उसने आंखें बंद की थी। वीरेंद्र बार बार शिवानी के चेहरे पर आने वाली लटों को ऊपर कर रहा था ताकि उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो। वीरेंद्र का ये केयरिंग नेचर शिवानी के दिल को छुए जा रहा था। जब भी वीरेंद्र शिवानी की लटों को सुलझाने के लिए उसके चेहरे को छू रहा था, तभी मानो जैसे शिवानी के पेट में तितलियां उड़ रही थी। ये क्या हो रहा है तुमको शिवानी? तुम तो वो लड़की हुआ करती थी जिसे कोई छू भी दे तो तुम्हारे शरीर में आग लग जाती थी, और आज इस वीरेंद्र की छुअन पर ऐसा क्यों लग रहा है? जैसे कि इसकी छुअन की तुमको एक अरसे से आदत है, और पहली बार किसी मर्द के साथ मुझे डर नहीं बल्कि सुकून मिल रहा है। शिवानी खुद से बात करते हुए बोलती है और जैसा चल रहा था वैसा चलने देती है। अचानक तभी वीरेंद्र का फोन बजने लगा। रिंगटोन की आवाज तेज होने की वजह से वो एकदम उछल गया। उसे अपने से ज्यादा फिक्र शिवानी की थी। उसने फौरन रिंगटोन की वॉल्यूम कम की और कॉल पिक करते हुए कहा, हाँ अनिल बोल जल्दी। तभी कॉल की दूसरी तरफ से अनिल ने एक्साइटमेंट में कहा, क्या बात है, कैसी जा रही है तुम्हारी पहली जर्नी? वीरेंद्र ने बहुत ही दबी आवाज में उसको जवाब दिया, बहुत अच्छी जा रही है। अब जल्दी बता तूने कॉल क्यों किया है? अनिल हैरान हो गया और बोला, जल्दी बता? मैं क्यों जल्दी बताऊं? और तू कौन सी जल्दी में है? और इतने हल्के हल्के क्यों बात कर रहा है? तेरी आवाज को क्या हो गया? तभी वीरेंद्र ने अपना हाथ मुंह पर रखते हुए दूसरी तरफ चेहरा करके कहा, अरे यार मैं बस में हूँ और यहाँ पर मेरे बगल में कोई सो रहा है, ज्यादा तेज बोलूंगा तो उसकी नींद खराब हो जाएगी। तभी अनिल उसकी टांग खींचते हुए बोला, अच्छा बच्चू, सब पता है मुझे, कौन बैठा है तेरी बगल में? अब जल्दी बता दे वरना मैं बोलने पर आया तो। अच्छा ठीक है चुप हो जा। तुझे भी सुनकर हैरानी होगी, मेरे बगल में इस वक्त शिवानी बैठी हुई है। शिवानी का नाम सुनते ही अनिल एकदम शॉक्ड रह गया। वो बोला, क्या? शिवानी वही जो तेरे आश्रम में आई थी और जिसे तू कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो तेरा कॉल नहीं उठा रही थी ना? हाँ हाँ वही शिवानी। अरे वाह क्या बात है, लेकिन वो तुझे ऐसे अचानक से कैसे मिल गई बस में? और हुआ क्या था उसके साथ? अरे कुछ नहीं यार, लंबी कहानी है, तुझे बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी सुन, वो सो रही है और मैं उसकी नींद खराब नहीं कर सकता। सही है बेटा, सब समझ में आ रहा है मुझे क्या चल रहा है वहाँ तुम दोनों के बीच में। देख मैं इन सब मामलों में तुझसे भी ज्यादा आगे हूँ। 3 गर्लफ्रेंड रह चुकी है मेरी, फिलहाल सिंगल हूँ लेकिन बहुत जल्द चौथी भी बना लूंगा। अनिल की बातों पर वीरेंद्र को हंसी आने लगी। तू भी ना कम नहीं है। क्या कम नहीं है? मुझे सब पता है। ये सन्यासी बनके ना तू बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। तो कहते हैं ना एड़ा बनकर पेड़ा खा रहा है, लेकिन तू मुझे एड़ा नहीं बना सकता। बचपन से जानता हूँ मैं तुझे, तेरी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। वीरेंद्र शर्माने लगा। शर्म के मारे उसके गाल टमाटर जैसे लाल हो रहे थे, और मैं ये भी जानता हूँ कि तू इस वक्त शर्मा रहा। वीरेंद्र एकदम झेप गया और अनिल से बोला, चुप कर यार तू, और मेरा ना ज्यादा दिमाग खराब मत कर। मैं वैसे भी अभी एक सन्यासी बन चुका हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। चल अब मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता वरना इसकी नींद खराब हो जाएगी। हाँ हाँ बेटा, अभी तो वो भाभी भी नहीं बनी है और तुझे उसकी फिक्र अभी से हो रही है। चल ठीक है, पहुंच कर कॉल कर दियो। और हाँ, दीदी और जीजू पूछ रहे थे तेरे बारे में। हाँ हाँ मुझे याद है, दीदी ने जो कहा था ना मुझे अमृतसर से लेकर आना। इतना कहकर वीरेंद्र ने कॉल कट कर दी। रात होने को आ गई थी और श्रवण परेशान हुए जा रहा था। वो टेंशन के मारे अपने ही नाखूनों को चबा चबा कर खाए जा रहा था। ये देखकर मुखिया बोला, अरे बस कर श्रवण, अब क्या पूरी उंगली खा के मानेगा? उतनी तो तेरी उंगलियां भी नहीं होंगी जितने तू नाखून खा चुका है। इतनी देर से श्रवण मुंह से नाखून थूक कर अपने माथे का पसीना पोंछने लगा और मुखिया के सामने बिल्कुल जल के बैठ गया और बोला, मुखिया जी आपके पैसे कमाने के कई तरीके हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी से आप खींच ही लेते हो। यहाँ मेरे पास कमाई का बस एक जरिया है और वो है मेरे आश्रम की कमाई, और उस पर भी ग्रहण बन के बैठा है वो वीरेंद्र। टेंशन में कुछ भी बोले जा रहा है तू। मुखिया श्रवण को शांत करने के लिए बोलकर अपनी कुर्सी पर से उठकर टहलने लगते हैं। श्रवण, तुझे पता भी नहीं है कि मुखिया बनने के लिए मैंने कितने लोगों को अपने रास्ते से हटाया है और कैसे कैसे हटाया है। तुम अपने आदमियों को फोन करो और उनसे पूछो कि वो कब करेंगे और कैसे करेंगे खेल खल्लास।
मुखिया ने श्रवण को दिलासा देते हुए कहा। मुखिया की ये बात सुनकर श्रवण थोड़ा सा रिलैक्स हुआ और आराम से कुर्सी पर बैठ गया। अपने फोन को उठाकर वो उसे हाथ में घुमाने लगा। क्या बोलूं और कैसे पूछूं मुखिया जी उससे मैं? वो फिर से मुझे टालते हुए कह देगा कि हम कर लेंगे, हमारा काम है। श्रवण कंफ्यूजन में मुखिया से पूछने लगा। श्रवण की यह हालत देखकर मुखिया की हंसी छूट गई और उसने उसके हाथ से फोन ले लिया और हंसते हुए बोल पड़ा, यार तुम नई जनरेशन के लड़के भी ना, पहले कांड करते हो फिर संभालने में खुद की भटती रहती है। इतना कहते हुए मुखिया ने बस कंडक्टर को फोन लगाया और एक भारी आवाज में उसे डांटते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम दोनों? अभी तक तुम्हारी एक भी गुड न्यूज नहीं आई है? अब मुझे तो लग रहा है श्रवण ने ये छोटा सा काम भी निकम्मों को दे दिया है। सामने से बस कंडक्टर ने फोन को अपने कान से दूर कर दिया और फोन के माइक पर अपना हाथ रखकर मुंह बनाते हुए ड्राइवर को घूरने लगा। मुझे क्या देख रहा है? समतल रास्ते चल रहे हैं, कहाँ बैठा दूं मैं? आधा अधूरा काम करना हो तो यहीं साइडवेज में घुसा दूं क्या? ड्राइवर गुर्राते हुए हल्की आवाज में बोला। यही सेम टू सेम बात कंडक्टर ने मुखिया को चिपकाते हुए कहा और ये भी बताया कि जैसे ही कोई पहाड़ी रास्ता आएगा तब वो अपने काम को अंजाम दे देंगे ताकि काम आधा अधूरा न रहे और वीरेंद्र की मौत पक्की हो जाए। कंडक्टर मुखिया को समझाते हुए फोन पर बोला, टेंशन मत लो भाई, सही बंदों को काम दिया है आपने, हमारा ये पहली बार नहीं है और वैसे भी सुबह तक बस आधी से ज्यादा खाली हो जाएगी, फिर बस में कुछ ही लोग लंबे रास्ते के लिए रह जाएंगे, तब हम ये करेंगे। हम अब आपको काम पूरा होने के बाद ही कॉल करेंगे। बिना मुखिया को आगे कुछ बोलने का और मौका दिए कंडक्टर ने फौरन धप से कॉल कट कर दिया। यार ये आदमी कितना उतावला है सन्यासी को मारने के लिए। देखने में तो सीधा साधा सा लग रहा है ये सन्यासी, कहीं बिगाड़ा होगा इसने उन लोगों का। कंडक्टर ने अपनी सीट पर रिलैक्स होते हुए ड्राइवर को बोला, तो तू उनके पचड़ों में पड़ क्यों रहा है? पैसे मिले हैं ना तो बस काम करते हैं। किसकी जिंदगी में किसी को क्या दिक्कत है उससे हमको क्या बे? ड्राइवर ने गाड़ी की स्टीयरिंग घुमाते हुए कहा। तभी कंडक्टर की नजर वीरेंद्र और शिवानी के ऊपर पड़ी। वो देख लवर्स। ड्राइवर भी पलटकर उन दोनों को देखने लगा। यार यहाँ तो मस्त इश्कबाजी चल रही है, मस्त ये दोनों एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर ऐसे सो रहे हैं जैसे कि कितने ही जन्मों से एक दूसरे के साथ में है। इतना कहकर कंडक्टर और ड्राइवर एक दूसरे को ताली मारकर हंसने लगते हैं। सही है यार, चलने दे इश्कबाजी, वैसे भी थोड़ी देर में इश्कबाजी और इंसान दोनों ही खत्म हो जाएंगे। ड्राइवर ने हंसते हुए कंडक्टर को कहा। शिवानी अपने दोनों हाथों से वीरेंद्र की बाजू पर लिपटते हुए सो रही थी। शिवानी को इतना आराम मिल रहा था जैसे कि वो किसी तकिए या टेडी बेयर को हक करके सो रही हो। वीरेंद्र भी हल्की नींद में था, लेकिन शिवानी की ये चीज उसे बड़ी प्यारी लग रही थी, इसीलिए वो नींद में ही शर्माकर मुस्कुरा रहा था। एक दूसरे के साथ सोने पर दोनों को ही कोई सपने नहीं आए और दोनों बड़े ही आराम से एक साथ सो रहे थे। काफी समय के बाद कंडक्टर की आवाज से दोनों की नींद टूट गई और दोनों अपनी अपनी आंखें मीचते हुए कंडक्टर की ओर देखने लगे। बस इस ढाबे पर 45 मिनट रुकेगी, सभी लोग फ्रेश हो जाएं और जिसको जो खाना है यहाँ खा लो। बस आखिरी बार रुकेगी, तो जिसको जो भी चाहिए हो वो ले लो, इसके बाद बस नहीं रुकने वाली। क्या शिवानी और वीरेंद्र किसी कारणवश इसी बस स्टॉप पर उतर जाएंगे? क्या वो इस मौत की बस से उतर पाएंगे? क्या वीरेंद्र और शिवानी की फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर सच्ची थी, या फिर वीरेंद्र बस अनिल के बोलने पर शिवानी के लिए कुछ फील कर रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। डियर लिसनर, अगला एपिसोड इस कहानी का आज का आखिरी फ्री एपिसोड होगा। कल वापस आने पर आपको मिलेंगे फ्री एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि वीरेंद्र के मन में शिवानी को लेकर फीलिंग्स डेवलप हो रही थीं, लेकिन वो इस बात को लेकर श्योर नहीं था। शिवानी का भी यही हाल था। दूसरी तरफ श्रवण वीरेंद्र को मारने के लिए बहुत ही ज्यादा डेस्परेट हो रहा था। अब सुनिए आगे। चलो चलो सभी लोग जल्दी उतर जाओ, ये आखिरी स्टॉप है, इसके बाद बस रात में कहीं और नहीं रुकेगी, कंडक्टर ने कहा। शिवानी और वीरेंद्र की नींद टूट गई और दोनों अपनी आंखें मसलते हुए कंडक्टर को देखने लगे। वीरेंद्र ने अपने ऊपर से दुशाला को हटाते हुए कहा, चलो शिवानी जल्दी से उतर के खा लेते हैं, उसके बाद सो जाएंगे। चलो चलो भाई जल्दी उतरो, बस ज्यादा देर नहीं रुकेगी, वैसे भी रात का समय हो रहा है। रात के 12 बज रहे थे और बस इस वक्त हाईवे के एक आलीशान ढाबे पर रुकी हुई थी। शिवानी हाथ बांधे वीरेंद्र के साथ चल रही थी। कितना अच्छा लग रहा है ना, मैं पहली बार इतनी रात को कहीं ट्रेवल कर रही हूँ, वरना मैं शम्मी आंटी की बिना परमिशन के इतनी देर रात को कहीं नहीं निकलती। तभी अचानक वीरेंद्र ने अपनी भौहें ऊपर चढ़ा ली और कहा, शम्मी आंटी ये कौन है? तभी शिवानी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शम्मी आंटी मेरी सब कुछ है, मेरी माँ पापा, मेरे भाई बहन, मेरी टीचर, मेरी दादी नानी, मेरी डॉक्टर, सब कुछ। माँ पापा के ना होने पर उन्होंने ही मुझे अपनाया था। बचपन से लेकर के आज तक मैंने सब कुछ उन्हीं से सीखा है। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, जॉब करने की परमिशन दी और मैं जैसी जिंदगी जीना चाहती हूँ मुझे वैसा जीने दिया।
मुझे हर एक चीज की फ्रीडम दी। सच कहूं तो आज मैं जो भी हूं बस उन्हीं की बदौलत हूं, ऐसा तुम कह सकते हो। शिवानी की बातों से वीरेंद्र इंप्रेस हो गया और अपना सिर हिलाने लगा। मैं उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। अपने गांव गए हुए मुझे एक अरसा हो गया, और मैं पहले अपने गांव में रहती थी, लेकिन फिर पढ़ाई के लिए आंटी ने मुझे बाहर भेज दिया। फिर कुछ टाइम के बाद ही मुझे जॉब भी मिल गई और अपनी लाइफ में मैं बिजी हो गई, जैसा कि सबके साथ होता है। इसीलिए मुझे शम्मी आंटी से मिले हुए बहुत टाइम हो गया है। अब जब मौका लगा है गांव जाने का, तो सबसे ज्यादा उन्हीं से मिलने के लिए एक्साइटेड हूं मैं। अब मैं थोड़े दिन गांव में गुजारूंगी, बचपन की गलियों में समय बिताऊंगी, वही खेत तालाब सब देखूंगी जो आंखों में सपने लिए मैं बचपन में देखा करती थी। ओवरऑल अपनी जिंदगी को रिफ्रेश और रिचार्ज करने का प्लान है ये। शिवानी की आंखों में ये सब बोलते हुए एक चमक थी। वीरेंद्र को वो चमक बहुत ही अट्रैक्ट कर रही थी। तो इसका मतलब तुम एक टिपिकल गांव की लड़की हो, लेकिन तुम्हारे पहनावे से तो लगता नहीं ऐसा। मतलब जब पहली बार तुम आश्रम में आई थी तो मुझे लगा कि तुम शायद लंदन या फिर अमेरिका रिटर्न हो। वीरेंद्र ने छेड़ते हुए बोला। अच्छा जी, और अब तुम्हें मुझे देखकर क्या लगता है? मेरी पटियाला सलवार, लंबी चोटी, माथे पर बिंदी, गाल गुलाबी, नैन शराबी और होठ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, बस बस हो गया। अब कुछ और डिस्कस करते हैं। वीरेंद्र ने टॉपिक बदलते हुए कहा। सच बात तो यह है कि वो शर्माने लगा था। यो शिवानी को हंसता हुआ देखकर वीरेंद्र ने मन ही मन अपने आप से कहा, तुम्हें देखकर मुझे क्या लगता है मैं तुम्हें कैसे बताऊं शिवानी। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूं। लेकिन हाँ, मैं एक बात जरूर अपने आप से कह सकता हूं कि जैसी लड़की मुझे पसंद है वैसी ही तुम हो। तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो मैं अपनी पत्नी में देखना चाहता हूं। चलते चलते वो दोनों ढाबे के ऑर्डर काउंटर पर आ गए। क्या खाऊं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो रात इतनी हो रही है, खाना कौन खाता है इस वक्त, डाइजेस्ट भी नहीं होने वाला। कंडक्टर भी पागल है, इतने अतरंगी टाइम पर आकर इसने बस यहाँ पर रोकी है, दिमाग खराब करके रख दिया। एक तो पहली बार मैं रात में ट्रिप पर निकली हूँ, और ऊपर से कंडक्टर ने मेरा मूड खराब कर दिया। बाय गॉड, अगली बार कभी भी ना बस से ट्रेवल नहीं करूंगी। शिवानी का यही छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना और अपने नखरे दिखाना वीरेंद्र को भाई चला जा रहा था। अचानक तभी वीरेंद्र ने जोर से ऑर्डर काउंटर पर हाथ रखा और शिवानी की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें तो फ्राइड राइस पसंद है ना? अब एक काम करते हैं, हम एक फुल प्लेट फ्राइड राइस ले लेते हैं, मैं भी उसमें से थोड़ा सा चख लूंगा। वैसे भी कुछ हैवी खाने का दिल नहीं कर रहा इस वक्त। वीरेंद्र की बात सुनते ही शिवानी एकदम हैरान हो गई और चुप सी भी हो गई। फिर उसने अपना गला साफ करते हुए पूछा, मेरा फ्राइड राइस खाने का मन है, इसके बारे में तुम्हें कैसे पता? यह सवाल सुनकर अब वीरेंद्र की बारी थी मुस्कुराने की। लो, ये भी कोई पूछने वाली बात है? वो तो तुम्हारी फेवरेट डिश है ना, मतलब तुम फ्राइड राइस कभी भी खा सकती हो और कितना भी। तुम्हें उसके लिए कोई बहाना नहीं चाहिए। इनफैक्ट तुम हर रेस्टोरेंट में जाकर फ्राइड राइस जरूर ऑर्डर करती हो। शिवानी बिल्कुल शॉक्ड थी। उसके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि वीरेंद्र की इस बात ने उसको हक्का बक्का कर दिया था। अचानक तभी वीरेंद्र भी सीरियस हो गया और शिवानी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, क्या हुआ शिवानी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे फ्राइड राइस पसंद है इस बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने तुम्हें इस बारे में बिल्कुल नहीं बताया। वीरेंद्र, मुझे सच सच बताओ, ये सब क्या चल रहा है? क्या तुम मेरे ऊपर नजर रखवा रहे हो, या तुम्हारे अंदर कोई अजीब सी शक्ति है जिससे तुम मेरे मन की बात जान लेते हो? वैसे तो ये एआई वगैरह पर मैं विश्वास ही नहीं करती, लेकिन कहीं तुमने मेरे दिमाग में कोई चिप तो नहीं लगा दिया जो तुम्हें मेरी सारी इंफॉर्मेशन देती रहे? सच कहो तो शिवानी और वीरेंद्र दोनों ने जो भी कहा वो नॉर्मल तो नहीं था। वीरेंद्र भी सोच में पड़ गया, लेकिन उसने पहले कहा, शिवानी देखो, मेरी बात समझो। देखो, मुझे नहीं पता कि मुझे इस बारे में कैसे पता है कि तुम्हें फ्राइड राइस बहुत पसंद है। बस ये बात न जाने कैसे मेरे दिमाग के अंदर जैसे पहले से ही थी, और मैंने ये सब बिना सोचे समझे ही कह दिया। लेकिन महादेव की कसम, मैंने तुम्हारे अंदर कोई चिप नहीं डाली है, और ना ही मैं तुम्हारे ऊपर नजर रख रहा हूं। शिवानी सब सुनते हुए भी बहरा बहरा कर वीरेंद्र की शक्ल देख रही थी। हो सकता है तुमने ही मुझे कभी इसके बारे में बताया हो और अब तुम भूल गई हो। हाँ, यही बात होगी, और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। हमारा इससे ज्यादा और क्या ही नाता है शिवानी? वीरेंद्र हड़बड़ी में बहुत कुछ कहता जा रहा था। हमारा नाता कितना है, कितना था, या फिर कितना बनने वाला है, ये सब कुछ मैं डिसाइड करूंगी, तुम नहीं। आई बात समझ में? और मेरी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे जो खाना होगा मैं देख लूंगी, तुम अपना देखो। मैं जा रही हूं अपने लिए ऑर्डर करने, अगर तुम्हें कुछ लेना हो तो अलग से ऑर्डर कर देना। इतना कहकर शिवानी गुस्से में जाने लगी, लेकिन वो दूर नहीं गई, बल्कि वो एकदम से रुकी और वापस पलटकर वीरेंद्र के पास आई। और हाँ, मेरे पास आकर बैठने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं इस वक्त अकेले रहना चाहती हूँ। एक तो तुम्हारी बातों ने मुझे पागल करके रख दिया है। पता नहीं ये बस का सफर कब खत्म होगा और कब मैं सुकून से अपने गांव शम्मी आंटी के पास पहुंच पाऊंगी।
इतना कहकर शिवानी एक बार फिर से बड़बड़ाते हुए काउंटर की तरफ ऑर्डर करने चली गई। तभी वीरेंद्र परेशान होकर अपना सिर खुजाते हुए बोला, हे भगवान, क्या लड़की है ये, जब देखो तब अपने मन में कोई ना कोई मनगढ़ंत कहानी बना लेती है। अब मैं कैसे बताऊं इसको कि ये सब मैं जानबूझकर नहीं कर रहा। वैसे सोचने वाली बात है, मुझे शिवानी के फेवरेट खाने के बारे में कैसे पता? मुझे नहीं लगता कि उसने मुझे ये कभी खुद बताया है। ये सब कुछ बहुत ही अजीब होता जा रहा है और गुत्थी सुलझने की बजाय और उलझती चली जा रही है। मुझे अपने सवालों के जवाब जल्द से जल्द चाहिए। अब ढाबे पर खाना पीना करने के बाद सभी पैसेंजर्स वापस बस में बैठ चुके थे। ओवर थिंकिंग की वजह से वीरेंद्र से तो ज्यादा कुछ खाया भी नहीं गया। उसके और शिवानी के बीच में चीजें फिर से अजीब हो गई थी। भले ही वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की दीवार अब उनके बीच खड़ी हो चुकी थी। ना ही अब शिवानी के पेट में वीरेंद्र को लेकर कोई बटरफ्लाईज आ रही थी, और ना ही वीरेंद्र के कंधे पर उसको फिर से शिवानी की गर्म गर्म सांसें महसूस हो रही थी। सफर बस चल रहा था, लेकिन दौड़ नहीं रहा था। बस आखिर के चंद स्टॉप से होकर गुजर रही थी, और अगले 2 स्टॉप गुजर जाने के बाद बस आधे से ज्यादा खाली हो चुकी थी। उसके अंदर अब बस गिनती के ही लोग थे, लेकिन वीरेंद्र और शिवानी का साथ अभी तक बना रहा था। सुबह होने को आ गई थी। सूरज की पहली किरणें शिवानी के चेहरे को चूम रही थी, जिस वजह से उसकी आंख खुल गई। सफर करते करते मौसम में ठंडक भी कम हो गई थी, इसीलिए शिवानी ने अपनी शॉल उतारकर बैग के अंदर रख दी। तभी उसने टेढ़ी निगाहें करके वीरेंद्र को एक लुक दिया। वीरेंद्र के चेहरे से लग रहा था कि जैसे वो शिवानी से कुछ कहना चाहता हो, लेकिन अपनी हिचकिचाहट के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। अचानक तभी एक पैसेंजर अपनी सीट पर से उठ गया और कंडक्टर के पास आकर बोला, अरे ये बस कौन से रूट से जा रही है? पठानकोट तक जाने के लिए जो मोड़ था वो तो पीछे ही रह गया। आपने गलत मोड़ से बस ले ली है। तभी कंडक्टर खिड़की के बाहर देखते हुए बोला, अरे बस बिल्कुल सही जगह जा रही है। वो क्या है ना, ये वाला रास्ता ज्यादा ठीक है। यहाँ पर हमें उबड़ खाबड़ और खराब रास्ते नहीं मिलेंगे। आखिर का सफर आराम से कट जाएगा। वीरेंद्र और शिवानी ध्यान से कंडक्टर और उस पैसेंजर की बात सुनने लगे। भैया जी, आप श्योर तो हो ना? क्योंकि मैं पहली बार पठानकोट नहीं जा रहा। मैं पिछले 15 साल से सफर कर रहा हूँ, और आज तक मैंने ये वाली बात कहीं नहीं सुनी कि पठानकोट जाने का कोई दूसरा और बेहतर रास्ता भी है। पैसेंजर सख्ती के साथ बोला। तभी कंडक्टर ने खिड़की के बाहर अपने मुंह से थूकते हुए कहा, अरे भैया, आप हमारी बात समझिए। हम एकदम ठीक कह रहे हैं। आप तो 15 साल से पठानकोट जा रहे हैं, मैं 30 साल से जा रहा हूँ। पर आप जैसे न जाने कितने लोगों को ये कंफ्यूजन हुआ है। मैं बोल रहा हूँ ना, आप मेरा विश्वास कीजिए। इस रास्ते से कोई ब्रेकेज भी नहीं मिलेगा, बस एकदम मक्खन की तरह चलेगी। देखिएगा, 1 घंटे का रास्ता हम आधे घंटे में तय कर देंगे। इसलिए आप हम पर विश्वास कीजिए और वहां पर जाकर अपनी सीट पर आराम कीजिए। गाने सुन रहे थे ना आप? जाइए जाइए, गाने सुनिए। कंडक्टर की बात पर शिवानी स्माइल करने लगी और बाहर की तरफ देखते हुए बोली, बस थोड़ी देर और, फिर मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगी। इकलौती जगह जहां मुझे बहुत सुकून मिलता है। कंडक्टर की बात सुनकर वीरेंद्र अजीब सा चेहरा बनाने लगा और उसने अपने मन में बोला, न जाने क्यों, लेकिन मुझे एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ तो गलत हो रहा है या होने वाला है। वीरेंद्र को यह बात अंदर ही अंदर खाने लगी। अचानक तभी बस ने स्पीड ब्रेकर को बहुत तेजी से क्रॉस किया, जिस वजह से वीरेंद्र का सिर जाकर अपनी आगे वाली सीट से लग गया। उस सीट पर कोई भी बैठा हुआ नहीं था, लेकिन उसके पीछे एक हुक लगा हुआ था जो वीरेंद्र के सिर पर लग गया। आ! वीरेंद्र ने दर्द के मारे कहा, अब क्या हुआ वीरेंद्र, तुम ठीक तो हो ना? शिवानी एकदम घबराकर बोली, मेरा मेरा सिर। वीरेंद्र को सिर में लग गई थी। क्या हुआ, मुझे दिखाओ। शिवानी उसका माथा देखने की कोशिश करने लगी। वीरेंद्र को सिर दर्द हो रहा था, लेकिन उसके साथ साथ वो कुछ देख भी पा रहा था। इस बार उसे एक भविष्यवाणी साफ साफ दिखाई दे रही थी, और इस भविष्यवाणी में शिवानी थी। वीरेंद्र, मुझे नहीं लगता कि अब मैं बच पाऊंगी। शायद यही मेरी कहानी का अंत है। शिवानी घबरा कर बोलती है। इस दृश्य में उनकी बस एक खाई के ऊपर लटकी हुई थी और नीचे की ओर ढकेलती जा रही थी। तभी अचानक एक बड़ा सा लोहे का टुकड़ा खिड़की की ओर से आया और शिवानी के शरीर के आर पार हो गया। शिवानी की मौत वहीं हो गई। अचानक तभी वीरेंद्र ने अपनी आंखें खोली और भविष्य में होने वाली इस दुर्घटना का आभास करके उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसकी सांसें खिंच गई। भविष्य में होने वाली इस अनहोनी से वीरेंद्र कैसे बचाएगा शिवानी को? क्या वो शिवानी को सब कुछ सच सच बता देगा? क्या शिवानी को उसकी बात पर यकीन होगा, या फिर वीरेंद्र शिवानी को खो देगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। डियर लिसनर, अब अगली ऑडियो सीरीज प्ले होगी।